हेलो एवरीवन। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री, है ना। और ये जो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ये आपके बोर्ड्स, नीट और आईआईटी जेई तीनों में काम आएगा। और इसके लिए आपको मेरी बातों पे विश्वास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे पढ़ेंगे, सपोज कीजिए कि आपने एक कोई चैप्टर पढ़ा, सॉल्यूशन, जैसे 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, सॉल्यूशन पढ़ा। उस सॉल्यूशन के आप बोर्ड्स के, आपके राजस्थान बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, इसके अलावा नीट के पीवाईक्यू करके देखिए। इसके अलावा आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस, यहाँ तक के पीवाईक्यू करके देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इतना ही आपको चेक करना है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन करके देखने हैं कि क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हैं या नहीं है ना। स्पून फीडिंग का काम, कम से कम मेरा काम तो स्पून फीडिंग करने का नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं, चीज़ों को सीखते कैसे हैं। और उसके बाद अगर आप आईआईटी तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उस टॉपिक के, तो ठीक है ना, इस तरह से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में ट्वेल्थ क्लास में सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, हेलोएल्कीन, हेलोएरिन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल। और ये जो 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों के चैप्टर हैं। अगर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों टॉपिक हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के, ये तीनों टॉपिक हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, राइट। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये दो टॉपिक हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये दो टॉपिक हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और बाकी के जो पांचों टॉपिक हैं, ये पांचों टॉपिक हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो तीनों केमिस्ट्री के टॉपिक हैं 10, जिसमें से ज़्यादातर जो वेटेज है ट्वेल्थ क्लास में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और नीट की बात करो या आईआईटी की बात करो, वहाँ पे ही जो केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा ट्वेल्थ क्लास वाली केमिस्ट्री का वेटेज होता है। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री से पहले आपको 11वीं क्लास की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको प्रॉपर तरीके से तब समझ में आएगा जब आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो रेडॉक्स रिएक्शन और इक्विलिब्रियम, ये दोनों आपको आने चाहिए, तब आप अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर पाओगे, है ना। इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तब आपसे केमिकल काइनेटिक्स होगा, राइट। पीरियोडिक टेबल अच्छे से 11th क्लास में पढ़ चुके होगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ चुके होगे, तब आपसे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे। जब आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ चुके होगे 11th क्लास में, तब आप कर पाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छे से, ठीक है। और बाकी के जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है ना, और तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो जब अच्छे से पढ़ चुके होगे तब आप ये पांचों चैप्टर कर पाओगे। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि 11th क्लास की केमिस्ट्री पे ज़्यादा अच्छी पकड़ होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट के लिए टारगेट कर रहे हो या आईआईटी जेई के लिए टारगेट कर रहे हो तो। व्हाट माय पॉइंट। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, ओवरऑल सिलेबस है। आज बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, मैं कुछ बस ओवर व्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं आज हम सॉल्यूशन का। और छोटी मोटी एक दो जो डेफिनेशन है बेसिक, वो बेसिक चीज़ें शुरू कर देते हैं। अगर चैप्टर पहले की बात करें, सॉल्यूशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विलियन, तो इसमें को मैंने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। सॉल्यूशन का जो चैप्टर है, सॉल्यूशन के चैप्टर को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है वेटेज के अकॉर्डिंग, कि किस किस सेगमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सेगमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या है कि आपको रिलेटिव इंपॉर्टेंस से पता चल जाता है टॉपिक का, तो ये आपको आसानी हो जाती है कि हमको कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत ज़्यादा है, या कहाँ से ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है आपको। व्हाट माय पॉइंट नाउ। तो सॉल्यूशन का पहला जो टॉपिक है या पहला जो पार्ट है, डेफिनेशन के अलावा, डेफिनेशन के अलावा कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है ना। एक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसमें आपका मास परसेंटेज आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा, पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन ये आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगा। और भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो नॉर्मेलिटी ऐड कर सकते हो, फॉर्मेलिटी ऐड कर सकते हो। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको पढ़नी है पहले हिस्से में। और ख़ास बात यह है कि ये वही सेम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो आप 11th क्लास के मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो।
इसलिए मैंने कहा कि वो चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, कम से कम एक हिस्से में तो। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, और सॉल्युबिलिटी गैसेस की भी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी लिक्विड की भी देखेंगे। तीसरे हिस्से में हेनरीज लॉ, ये जो हेनरी का नियम है, हेनरी का लॉ है, ये जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में बात करता है। ये बात करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जनरली। और जो राउल्ट है, राउल्ट का लॉ बात करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड या फिर वेपर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर की। अगर सिंगल एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आगे तक काम आती है, दैट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब इस वेपर प्रेशर का, या यूं कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये राउल्ट लॉ है पूरे चैप्टर का। राउल्ट लॉ को जो मानता है, आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, राउल्ट ने जो बात कही, तो राउल्ट की बात को मानने वाले जो लिक्विड हैं या जो सॉल्यूशन है, उनको तो हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट की बात को नहीं मानता है उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, दूसरे वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और इनके अलावा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पाई जाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नीट और आईआईटी में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है चार: एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चार तरीके की आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से आईआईटी में और नीट में, 100% ले लीजिए आप। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम में बैठे हो। अगर आप बोर्ड में बैठे हो तो इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, कुछ डेरिवेशन करवा लेगा और कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेगा। नीट में लगभग बोर्ड के जैसा मामला, एनसीईआरटी के लेवल का मामला रहता है। आईआईटी मेंस में और एडवांस में टॉपिक, जो फिर टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ चला जाता है स्टैंडर्ड का। हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि आपके बोर्ड का भी काम चल जाए, आपका नीट और जेई मेंस और जेई एडवांस तक के काम चल जाए सर। ये जब आप एक टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन लगाओगे, मैं आपको सामने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आईआईटी जेई के सारे सॉल्व हो जाए। अब अगर हम शुरुआत करें कि सबसे पहले कि सॉल्यूशन क्या है, हम ये से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहीं से कि सॉल्यूशन है क्या। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन टर्म कहाँ से आई? आई होप कि आपने सॉल्यूशन कभी ना कभी तो नाम सुना होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन से भी पहले अगर हम बात करें तो एक टर्म आपने पढ़ी होगी बेटा, मिक्सचर। एक टर्म आपने पढ़ी होगी, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब है कि जब दो सब्सटेंस, दो प्योर सब्सटेंस या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में जब मिलते हैं तो बनाते हैं मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ मोर देन टू सब्सटेंसेस, मोर देन वन, मोर देन टू नहीं, मोर देन वन, मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मेक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नहीं, मिक्सचर कहते हैं अभी। जो प्योर सब्सटेंस है एक से ज़्यादा जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं आपका मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर होता है ना, ये मिक्सचर होता है दो तरीके का। ये मिक्सचर होता है दो तरीके का। एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और एक को बोलते हैं या तो नॉन होमोजीनियस बोल दीजिए, या फिर उसका दूसरा नाम होता है हेट्रोजीनियस। या तो बोल दीजिए नॉन होमोजीनियस या बोल दीजिए हेट्रोजीनियस। अब ये क्या क्या होते हैं? देखो, होमोजीनियस का सबसे आसान मतलब होता है एक ही जैसा, यूनिफॉर्म। होमोजीनियस का सबसे आसान मतलब होता है एक ही जैसा। अब एक ही जैसे से मतलब, एक ही जैसा से मतलब ये हुआ कि उसका थ्रू आउट वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का थ्रू आउट वॉल्यूम अगर उसकी प्रॉपर्टीज सेम है, उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। इफ
द कॉन्सेंट्रेशन if the concentration and the properties of substance are constant throughout the volume of solution or throughout the volume of mixture, throughout the volume of mixture, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कि हमारे पास एक मिक्स है और इस मिक्स का वॉल्यूम है, सपोज करिए 1 लीटर, मतलब पानी का और चीनी का मैं मिक्स बना रहा हूँ, तो पानी और चीनी का मिक्सचर है 1 लीटर, राइट। अब इसमें हमने क्या किया, जब 1 लीटर मिक्स बना रहे थे तो हमने इसमें 100 ग्राम चीनी डाल दी। 100 ग्राम आपने क्या किया, शक्कर डाल दिया, चीनी डाल दिया। ये 100 ग्राम चीनी और पानी मिला के दोनों 1 लीटर हैं, ये ध्यान रखना। तो ये जो वॉल्यूम है 1 लीटर, ये पानी नहीं है, ये पानी और चीनी दोनों मिला के हैं। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अब हुआ क्या, जब तुमने 100 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में मिलाई तो इनिशियल इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आया, इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आया बेटा, वो कितना रहा, 100 ग्राम 1 लीटर में, तो 100 ग्राम पर लीटर। कैसे लिखा जाता है, 100 ग्राम पर लीटर। अब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। चीनी की प्रॉपर्टी आपको पता है, चीनी को पानी में डालोगे तो चीनी घुल जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। रॉकेट साइंस तब आएगी जब हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी तक हम इस बात को जानते हैं कि चीनी पानी में घुल जाती है, अभी उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं, है ना। तो आपने चीनी डाली पानी में, और पानी में चीनी डालने के बाद आपने ये देखा कि चीनी पानी में घुल गई है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। जब चीनी पानी में घुल गई तो हमने क्या किया, इस पॉइंट नंबर 1 से एक सैंपल उठाया 100 ml का, एक 100 ml का सैंपल उठाया, और 100 ml के सैंपल को उठाने के बाद इसको एवोपरेट करवाया, इसको वाष्प बना के उड़वा दिया। जब पानी में चीनी मिली हुई है, उस पानी को जब आप इवोपरेट करवाओगे तो चीनी इवोपरेट आउट नहीं होती है, चीनी बाहर नहीं जाएगी कहीं भी, पानी इवोपरेट होगा। और इस इवोपरेशन के बाद जो चीज़ बचेगी तो बोलते हैं रेजिड्यू। तो रेजिड्यू क्या बचेगा, चीनी। और कितनी चीनी, हमने जब 100 ml का सैंपल लेकर देखा तो हमने ये देखा कि उसमें चीनी कितनी आई, 100 ग्राम। ये कैसे पता चला, कि पूरा पानी उड़ा दिया आपने बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, और बाकी का जो रेजिड्यू बचा सॉलिड वो चीनी था, उसको वेट किया, 10 ग्राम आया। अब ये 10 ग्राम चीनी कितने सैंपल में थी, 100 ml में। तो 1 ml में कितनी हो गई, 10/100। और 1 लीटर की बात करते हैं तो 1 लीटर में ml होते हैं 1000, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 100। तो 100 ग्राम पर लीटर। तो जो कॉन्सेंट्रेशन अभी कितना आया, 100 ग्राम पर लीटर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 100 ग्राम पर लीटर। तो अगर हम कहीं से भी सैंपल उठाएं, चाहे यहाँ से सैंपल उठाइए, चाहे यहाँ से सैंपल उठाइए, चाहे यहाँ से उठाइए, चाहे यहाँ से उठाइए, कहीं से भी जब आप सैंपल को उठा के सैंपल को लेके चेक करोगे तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा आपका, 100 ग्राम पर लीटर। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। मतलब क्या हुआ, कि जो चीनी है वो चीनी इस पूरे वॉल्यूम में थ्रू आउट, पूरे वॉल्यूम में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, एक ही जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो या तो बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन और प्रॉपर्टी एक ही जैसी हो, या फिर दूसरी टर्म क्या बोल सकते हैं हम, कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। हिट्रोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस का उल्टा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। देखिए, इस बार हमने 1 लीटर पानी लिया, और इस बार हमने चीनी नहीं मिलाई, इसमें हमने मिलाई मिट्टी। आपने क्या किया, मिट्टी मिला दी, सैंड मिला दी, मान लो सॉइल मिला दिया। तुमने क्या किया, बाहर से मिट्टी मिला दी, कितनी, 100 ग्राम। तुम देखोगे कि 100 ग्राम मिट्टी को मिलाने के कुछ देर के बाद होगा क्या,
कि मिट्टी यहाँ जमा हो जाएगी बॉटम पे, मिट्टी यहाँ जमा हो जाएगी। तो जब तुम यहाँ से सैंपल उठाओगे और यहाँ से सैंपल उठाओगे, तो ऊपर वाले पोर्शन में तो मिट्टी है ही नहीं, नीचे वाले पोर्शन में मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो जो कंसंट्रेशन आएगा मिट्टी का, वो कंसंट्रेशन अनइक्वल आएगा। यहाँ का कंसंट्रेशन आपको अलग मिलेगा, यहाँ का कंसंट्रेशन आपको अलग मिलेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मिट्टी का। जब ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मिक्सचर बनता है, तो उसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्स, उसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो हम पढ़ सॉल्यूशन रहे थे, मैंने आपको मिक्सचर की बात क्यों बताई? क्योंकि जो सॉल्यूशन होते हैं ना, जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा होमोजीनियस मिक्स। ये जो होमोजीनियस मिक्स होता है, इस होमोजीनियस मिक्सचर को ही बोलते हैं अपन सॉल्यूशन। इस होमोजीनियस मिक्सचर को ही बोलते हैं क्या? सॉल्यूशन। अब मिक्स बनाने के लिए एक चीज से तो मिक्स आप बना नहीं सकते, कम से कम आपको दो चीजें लगेंगी। जब आप मिक्सचर तैयार करोगे, तो मिक्स बनाने के लिए आपको कम से कम दो चीजों की जरूरत होगी। ठीक है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए दो चीजें लगती हैं कम से कम। एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं अपन सॉल्वेंट, और एक को बोलते हैं सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बेटा दो चीजों से मिलके बनता है। एक को बोला जाता है सॉल्वेंट, एक को बोला जाता है सॉल्यूट। देखो सबसे आसान भाषा में, जिसमें घोला जा रहा हो किसी चीज को, जैसे आपके पास एक गिलास पानी है, जैसे आपके पास ये एक गिलास पानी है, 1 ग्लास वाटर, और आपने इसमें नमक मिला दिया। आपने क्या किया? 10 ग्राम नमक मिला दिया मान लो। तो नमक को किस में घोला? पानी में। तो जिसमें घोला जा रहा है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे पानी थोड़ी घुल रहा है नमक में, नमक पानी में घुल रहा है। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा विलायक, और सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलेय। विलायक का मतलब क्या? जिसमें घोला जा रहा हो, जिसमें घोला जा रहा हो। और विलेय का मतलब जिसको घोला जा रहा हो। ठीक है। अब घोलने को तुम लिक्विड के ही सेंस में मत लेना, क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड भी होता है, गैसियस भी होता है, और सॉलिड भी होता है। तो सॉल्यूशन होने के लिए कम से कम दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी और एक सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। अब सॉल्वेंट कौन? जिसमें घोला जा रहा हो, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो होता है सॉल्वेंट। और जिसकी क्वांटिटी कम होती है, वो होता है बेटा सॉल्यूट। तो यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो पानी सॉल्वेंट है, नमक की क्वांटिटी कम है तो नमक सॉल्यूट है। ठीक है। ये तो दो चीज़ें हुई। ये दो, अब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके का हो, मतलब एक ही सॉल्यूट हो। सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने पानी में नमक ही मिलाया, नमक के साथ चीनी भी मिला दी, चीनी के साथ नींबू पानी भी मिला दिया, शिकंजी बन गई वो। तो अगर मान लो आप शिकंजी बना रहे हो, तो शिकंजी में आपने क्या किया? पानी लिया, पानी में नमक भी मिलाया, पानी में शक्कर भी मिलाया, और पानी में नींबू पानी भी मिलाया। तो पानी तो क्या रहा? सॉल्वेंट। पानी तो क्या रहा? सॉल्वेंट। और नमक, शक्कर, नींबू पानी, ये सब मिलके क्या हुए? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, सॉल्वेंट एक ही रहेगा। जब किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट हो एक सॉल्यूट हो, तो अगर दो कंपोनेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन होते हैं तो टर्नरी बोलते हैं, चार होते हैं तो क्वाटनरी बोलते हैं। ठीक है।
तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सॉल्यूट का नंबर एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन होने के लिए कम से कम आपको दो चीज़ें तो लगेंगी। उसमें से एक सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट मे बी मोर देन वन। अगर टोटल कंपोनेंट आर टू तो बाइनरी सॉल्यूशन। टोटल कंपोनेंट तीन मतलब एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट तो टर्नरी। अगर टोटल कंपोनेंट चार तो क्वाटनरी। दूसरी एक बात और है कि जब हम बात करते हैं ना स्टेट ऑफ सॉल्यूशन की, तो इस जो सॉल्यूशन होगा, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कौन डिसाइड करेगा? सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन will be decided by the solvent। अगर मान लो सॉल्वेंट लिक्विड है, अगर मान लो सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल के तौर पे नींबू पानी मान लो, उसमें पानी सॉल्वेंट है, लिक्विड है, तो उस सॉल्यूशन को नाम देंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा आपका? गैसियस सॉल्यूशन। जैसे एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेज हैं, तो गैसेज आर डिस्पर्स्ड इन गैसेज, तो उसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर सॉल्वेंट सॉलिड हुआ तो आपका सॉल्यूशन भी कैसा होगा बेटा? सॉलिड। तो आपका सॉल्यूशन भी कैसा होगा? सॉलिड। कहने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन बनेगा कैसा? क्या वो लिक्विड होगा, क्या वो गैस होगा, क्या वो सॉलिड होगा? वो कौन डिसाइड करने वाला है? सॉल्वेंट डिसाइड करने वाला है। जैसे इसमें एलॉय आ जाएगा आपका, मिश्र धातु एलॉय। तो एलॉय में क्या होता है? एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ मिक्स होता है। तो सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, दैट विल डिसाइड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन एज वेल। गॉट इट? तो ये सिर्फ हमने बात की है डेफिनेशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का होना जरूरी है। एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? जिसकी क्वांटिटी कम है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो ही सॉल्यूशन होगा वो, अदरवाइज वो नॉन होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। अगर कंपोनेंट टोटल दो हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन। अगर टोटल कंपोनेंट तीन है तो टर्नरी सॉल्यूशन। अगर टोटल कंपोनेंट चार है तो क्वार्टनरी सॉल्यूशन। गॉट इट? तो ये बात हुई बेटा। इसको अगर देखते हैं हम, देखो सॉल्यूशन, solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances, the relative ratio of which can be changed within the certain limit। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें कम से कम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिले हों, वो सॉल्यूशन है। जिनका रेशो का मतलब उनकी जो क्वांटिटी, जैसे नींबू पानी में नींबू की क्वांटिटी, नमक की क्वांटिटी, चीनी की क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी, ये कम ज़्यादा हो सकती है। होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ये मैंने बताया आपको कि होमोजेनियस कब बोला जाएगा? जब उसकी प्रॉपर्टीज, उसका कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट वॉल्यूम सेम हो। द टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट कौन? जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये भी बताया मैंने कि स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करने वाला, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को गवर्न करने वाला फैक्टर कौन है? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट का खुद का नेचर कैसा है। द कंपोनेंट प्रेजेंट अदर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। अगर दो हैं तो बाइनरी बोलते हैं, तीन है तो टर्नरी बोलते हैं, चार है तो क्वाटनरी बोलते हैं। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू था आपके सब्जेक्ट का और चैप्टर का, और साथ में सिर्फ एक डेफिनेशन हमने देखी है कि सॉल्यूशन क्या होता है। आगे हम बात करेंगे इसके बाद कि सॉल्युबिलिटी क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी किस किस से अफेक्ट होती है ना। और जो भी सारे टॉपिक है, हेनरी लॉ है, राउल्ट लॉ है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो सारी बातें एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।